स्टार्ट है। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आप सब अपने आने वाले सभी एग्जाम की तैयारी में आप पूरी तरह से व्यस्त हैं। तो आज के इस सेशन में और आप सब के इस अपने परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक बार आप जुड़िएगा और अपने सभी दोस्तों तक आज के इस सेशन को शेयर जरूर करें। आप लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो विशेष मांग बना हुआ था आप लोगों की, पता नहीं क्यों टेंशन दे रहा है टॉपिक आपको। एक ही दिन का टॉपिक है जो आज ही हम लोग पूरा कर लेंगे और बहुत आसान है। आप यूं समझें कि जो टॉपिक आप लोगों ने यहाँ जो काम आता है, बेसिक परसेंटेज की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक रेशियो की जानकारी होनी चाहिए और एवरेज पता होना चाहिए। तो फोकट के 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। जनरली आजकल हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। टॉपिक का नाम जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय ग्राफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण हम लोग सीखेंगे। क्या होता है इसके अंदर? डेटा होता है, उसको रिप्रेजेंट किया होता है, या तो किसी ग्राफ के अंदर बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, या पाई चार्ट के अंदर आपके पास डेटा होगा। उस क्वेश्चन को पढ़ करके ही आपको एक सवाल का जवाब पूछ रहा होता है, बहुत आसान सिंपल भाषा के अंदर। तो सीखेंगे। चलिए अब शुरू करें आज के इस सेशन को हम लोग। और ये हर एग्जाम में आ रहा है आजकल क्वेश्चंस, आप लोग देखिएगा। चाहे आपका एग्जाम वीडियो का होगा, चाहे आपका एग्जाम 4th ग्रेड हो, राजस्थान पुलिस हो, सीटी का एग्जाम हो, और मैं तो कहूं कि बंटवारे में भी एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो कोई डाउट नहीं है, आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये परसेंटेज, रेशियो और एवरेज ही यहाँ काम आते हैं। तो लेकिन 4th ग्रेड के सिलेबस में तो मेंशन ही कर रखा है, अलग से अच्छे से लिखा है एक लाइन। तो यहां तो कम से कम 2-3 सवाल भी आ सकते हैं, लेकिन 1 से 2 तो आएंगे। इससे पहले मैं जानकारी दे दूं, आप ही सबका परिवार अभ्यास मैथ्स, अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हमारे साथ एप्लीकेशन पर, तो यहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ भी आपने इतना दिनों में मैथ्स जो अपने परिवार यूट्यूब पर सीखा है उसका साझा कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, वहां भी आप रिव्यू दे सकते हैं सेशन का। तो यहाँ जो हमारे पास बैच चल रहे हैं, किसी भी पेड कोर्स में अगर आप जुड़े हैं तो स्वागत है आपका। यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही सारी बातें आपको यूट्यूब पे भी पूरा सिखाया जा रहा है। ये 3rd ग्रेड लेवल 2 का बैच है हमारा शिक्षा साथी। ये 3rd ग्रेड लेवल 1 के लिए बैच है, और 4th ग्रेड का जो बैच है हमारा आरंभ बैच है, नॉमिनल सी फीस में उपलब्ध है। वहां भी मैंने मैथ्स को बहुत बेहतर तरीके से पूरा करवा रखा है, आप वहां भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आरपीएससी 1st ग्रेड का बैच पेपर 1 के लिए एक बैच जो अभी अनाउंस किया गया है, पीवाईक्यू बैच। ये पीवाईक्यू के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, राजस्थान स्टेट लेवल के अंदर कोई भी पेपर होगा उसका पीवाईक्यू सॉल्यूशन मिलेगा आपको, वीडियो मिलेंगी वहां पर और उनकी पीडीएफ भी मिलेंगी। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करवाया जाएगा। जनरली आप देखोगे कि एग्जाम के अंदर आपको ये कम से कम पता होना ही चाहिए कि एग्जाम का लेवल क्या आता है, किस तरह के क्वेश्चंस पहले आपके पेपर में आ चुके हैं। तो ये 99 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहता है ये बैच। इसके बाद नेक्स्ट बैच है आपका एलडीसी मैथ्स बाबू बैच, पटवार वीडियो कॉम्बो बैच, और 4th ग्रेड का मैंने बता ही दिया आपको आरंभ बैच। यहाँ कहीं भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़िए आप लोग। टेलीग्राम भी अगर ज्वाइन नहीं कराए तो इसे भी ज्वाइन करके रखें आप लोग। क्लास की नोटिफिकेशन, क्लास का पीडीएफ वगैरह आपको वहां भी उपलब्ध करवाया जाता है। ऐप अभ्यास मैथ्स मैंने आपको बता दिया, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐप का रिव्यू जरूर दो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, मैथ्स समझ में आ रही हो, तो वहाँ एक पार्ट होता है रिव्यू का, तो वहाँ जरूर आप लोग रिव्यू करिए। अब बिना किसी देरी के आज का ये सेशन आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, कि आप यूं कहें कि राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, आरएस से लेकर टॉप से टॉप एग्जाम, आरएस से लेकर हर छोटे से छोटे एग्जाम के अंदर ये आ रहा है टॉपिक। और आज के टाइम पे अगर सिलेबस में लिखा और चिन्ह लिखा हो, एक सवाल आने के लिए आ ही रहा है, आने के लिए क्या आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन बन रहा है आपके हर एग्जाम के लिए। तो नो डाउट ये क्वेश्चन कोर्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये बेसिक मैथ्स का ही एक पार्ट है। यहाँ हम लोग कई तरह के ग्राफ के ऊपर डेटा होगा, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसका आंसर देंगे। हो सकता है बार ग्राफ नजर आए, लाइन ग्राफ बना हुआ आ जाए, या हिस्टोग्राम बना हुआ आ जाए। आयत चित्र क्या होता है ये पूछेगा तो कोई नहीं कि बार ग्राफ क्या होता है, लेकिन बार ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए कि इसको बार ग्राफ बोलते हैं, इसे हम लाइन ग्राफ बोलते हैं, इसे हम हिस्टोग्राम बोलते हैं।
ये पाई चार्ट कहलाता है। थ्योरी में भी क्वेश्चन बना लेता है यहां से आपका। बताओ इनमें से इसको क्या नाम देंगे, एक ग्राफ दे देगा, बताओ इसका क्या नाम होगा, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम या पाई चार्ट। तो सीख जाएंगे हम लोग, थ्योरी भी इसका साथ साथ ही कर लेंगे। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन शुरुआत कर रहा है, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेसिक इसी में सिखा दूंगा मैं साथ साथ क्वेश्चन के साथ ही, क्योंकि इसके अंदर लिखने का कुछ नहीं है। सीटी 10+2 के पेपर का सवाल है। अब बताओ सीटी के सिलेबस, कौन से सिलेबस में मेंशन है ये टॉपिक, किसी में सिलेबस में नहीं है। कुछ एग्जाम के अंदर ये टॉपिक लिखा है स्टेटिक्स के नाम से, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जहां डेटा का शब्द लिखा हो वहां भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो वीडियो का पेपर देने जा रहे हैं वहां भी क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से। ये सीटी 10+2 2023 के पेपर का सवाल है। ये एक ग्राफ दे रखा है, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, लगातार नहीं चलता, ये टुकड़ों में चलता है। जैसे ये एक बार यहां चला, यहां बंद हो गया, फिर यहां पर है, इस तरह से। इस तरह का कभी भी ग्राफ देखोगे तो उसका मतलब ये नाम क्या है, बार ग्राफ, दंड आरेख। इस ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और इस क्वेश्चन का आंसर दें। कॉलेज ए और कॉलेज सी में कुल छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है। ये जो ग्राफ दे रखा है, ये 3 कॉलेज हैं, ए बी सी, और ये छात्रों की संख्या है। 2 कॉलेज की जानकारी आपको चाहिए, ए और सी की। इन दोनों कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुल छात्रों की संख्या का रेशियो बताना है सर। यहां पर ये 2 लाइनें क्यों बना रखी है सर, एक बता रहा है नंबर ऑफ बॉयज को, लड़कों की संख्या को, और दूसरी लाइन जो बता रही है जिसको लाइनिंग करी हुई है वो है नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या को। तो कॉलेज ए में बताओ कितने बॉयज हैं, 5000 और 6000 के बीच में, यानी 5500। 5500 लड़के हैं सर कॉलेज ए में, ये बॉयज हैं। और लड़कियां कितनी हैं, 2500 लड़कियां हैं सर कॉलेज ए में। टोटल कितना हो गया, 5500 + 2500 8000। कॉलेज ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल छात्रों की संख्या 8000 है। कॉलेज सी में देखो, कॉलेज सी में सर लड़कों की संख्या है 4500, 4500, लड़कियों की संख्या है सर 3500। टोटल करके देखो आप लोग 8000। इनका रेशियो पूछा है आपसे, 1:1 बनेगा सर, बराबर संख्या में बॉयज और गर्ल्स हैं, 1:1। यही मेरा आंसर होगा, 1:1। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। आप यूं ही कहें कि फोकट का क्वेश्चन आएगा, 2 आएंगे तो फोकट के हैं, 1 आए तो, यानी कुछ नहीं करना, केवल क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसी में उसका आंसर छुपा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन रीट के एग्जाम का, तो यानी आप देखें हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, यहां से रीट में भी आया हुआ है। रीट एग्जाम 2022 के पेपर का सवाल है, जो पेपर हुआ है 25 फरवरी 2023 को। ये हिस्टोग्राम है जो लगातार चलता है, इसको बोलते हैं आयत चित्र। आयत चित्र ये लगातार चल रहा है, देखो इससे नहीं टूटेगा, नहीं बीच में कहीं नहीं टूटेगा, जब तक चलेगा लगातार चल रहा है। देखो ये इस तरह से लगातार चलता है, इसे बोलते हैं आयत चित्र, हिस्टोग्राम। वो अलग अलग दंड आरेख थे, वो बार ग्राफ बोलते हैं उसको, ये हिस्टोग्राम कहलाता है। इस आयत चित्र को पढ़िए और उन छात्रों की संख्या बताइए जिनका जेब खर्चा 40 रुपए से कम है। यहाँ जेब खर्चा बता रखा है और छात्रों की संख्या, ये नीचे की लाइन में जेब खर्चा है 20, 40, 60, 80 और 100, और ये छात्रों की संख्या है। जिनका जेब खर्चा 20 से कम है, पहले मैं उनको बता रहा हूं, जिनका जेब खर्चा 20 से कम है सर, वो छात्रों की संख्या 20 है। इन छात्रों की संख्या कितनी है, 20 है सर, दिख रहा है आपको। और जिनका जेब खर्चा 20 से ज्यादा और 40 से कम है, 20 से ज्यादा और 40 से कम है, उन छात्रों की संख्या 10 है सर। और जिनका जेब खर्चा 40 से ज्यादा और 60 से कम है, उनकी संख्या 30 है सर। इस तरह से ये ग्राफ आगे से आगे चल रहा है, आपको आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है सर। हमें तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जिनका जेब खर्चा 40 रुपए से कम है वो बताओ, 40 से कम वाले, यहां तक जाना है आपको, यहां तक 40 है और यहां तक, इससे पहले पहले वाले 10 छात्र तो ये सर, और 20 छात्र ये, तो 20 और 10 कितने हो जाएंगे, 30। जिनका जेब खर्चा 40, यहां इस लाइन पर 40 से कम तक है, इसके आगे जाओगे तो 40 से अधिक की बात होगी। तो ये इस तरह से चल रहा है, जिनका जेब खर्चा 0 से लेकर 20 तक है, इसको बोलते हैं
क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, यहां 0 है, शुरुआत हो रही है, तो 0 से 20 तक जिनका जेब खर्चा है उन छात्रों की संख्या, उनकी बारंबारता 20 है सर। उन नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या 20 है। और जिनका जेब खर्चा 20 से ज्यादा लेकिन 40 से कम है उन छात्रों की संख्या 10 है सर। तो 40 से कम तो सब दोनों आएगा ना, टोटल आएगा सर 30 आएंगे सर। 40 से कम में दोनों आएंगे सर, ये 40 से कम है तो 40 से कम में ये भी होगा और ये भी होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए? 30 हुए सर, 30 हुए। यही मेरा आंसर है। लेकिन अगर आपसे ये कहे कि बताओ उन छात्रों की संख्या जिनका जेब खर्चा 20 से ज्यादा और 40 से कम है, वो केवल 10 ही है। 20 से ज्यादा और 40 से कम वो छात्रों की संख्या 10 है। तो ऐसा कुछ भी पूछ लेगा, क्या फर्क पड़ता है। आपसे कहे कि उन छात्रों की संख्या बताओ जिनका जेब खर्चा 20 रुपए से कम है, तो 20 से कम 20 है। ऐसा कुछ भी पूछेगा बता देंगे आसानी से। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। ये जेब खर्चा है 20, 40, 60, 80 और 100, ये इन छात्रों की संख्या है। ये ग्राफ आपको प्रॉपर नजर आएगा पेपर में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए, एक परीक्षण में 80 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को एक आयत चित्र, हिस्टोग्राम, वही सेम डायग्राम है, हिस्टोग्राम लगातार चल रहा है तो इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, आयत चित्र। कितने विद्यार्थियों ने 30 से कम अंक प्राप्त किए हैं, उन छात्रों की संख्या बतानी है जिनके मार्क्स 30 से कम आए हैं। तो ये मार्क्स हैं सर, नीचे की लाइन में 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये इन छात्रों की संख्या है। जिनके मार्क्स 10 से कम आए हैं उन छात्रों की संख्या 12 है। 10 से कम आए हैं ये 12 है। जिनके मार्क्स 20 से कम आए हैं वो 12 और 16, और जिनके मार्क्स 30 से कम आए तो वो 12 है, 16 है और ये कितने हैं? 24 है सर। ये 24 है, साफ साफ दिखेगा आपको ये डायग्राम। अगर आप प्रॉपर नजर नहीं आ रहा हो तो टेंशन मत लेना आप लोग। 12, 16 और 24 यहां तक जाना है। 30 से कम हो गया 30 यहां तक, इससे आगे 30 से ज्यादा में चले जाओगे आप तो 24, 17 ये 16, ये 24 और 16 40, 40 और 12 52, 52 आंसर होगा सर। ऑप्शन डी मेरा आंसर है। 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। 30 से कम में कहां तक जाना है? 30 से कम में यहां तक सब आएंगे, इतने यहां तक सारे स्टूडेंट आएंगे। 30 है, 30 है तो 12, 16 और 24, 12, 16, 24 कितना हो गया टोटल? 12 प्लस 16 प्लस 24, तो 24 और 16 40, 40 और 12 52। आप मुझे एक सवाल का आंसर दो, उन छात्रों की संख्या बताओ जिनके मार्क्स 10 से कम है। 10 से कम, 10 से कम उन छात्रों की संख्या सर 12 है। अब मैं अगर कहूंगा 20 से कम छात्रों की संख्या बताओ, 20 से कम जिन अंक के आए हैं जिनके 20 से कम, तो अरे भाई 20 से कम में ये 12 भी तो 20 से कम वाले ही हैं। 20 से कम बोलूंगा तो ये 12 भी तो 20 से कम ही तो आए इनके। 20 इन 12 छात्रों के 10 से भी कम आए तो 10, जो 10 से कम है वो 20 से भी तो कम ही है। जो 10 से कम है जिनके मार्क्स उनके 20 से भी तो कम ही है। आप यूं समझे कोई 100 छात्रों ने किसी परीक्षा में भाग लिया, मैंने उनसे पूछा आप में से वो सब अपना हाथ ऊपर करें जिनके मार्क्स 10 से कम आए, तो केवल 12 छात्र हाथ ऊपर करेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा आप में से वो सब छात्र अपना हाथ ऊपर करेंगे जिनके मार्क्स 20 से कम आए, तो बताओ कितने छात्र हाथ ऊपर करेंगे? 12 प्लस 16 28 छात्र हाथ ऊपर करेंगे सर जिनके मार्क्स 20 से कम आए। और जिनके मार्क्स 30 से कम आए अगर ये पूछूंगा तो ये 12 भी हाथ ऊपर करेंगे, ये 16 भी अपना हाथ ऊपर करेंगे और 24 छात्र ये भी अपना हाथ ऊपर करेंगे। आ रही है समझ में ये बात? तो 30 से कम तो इससे पहले पहले वाले सारे आएंगे ना, 10 से कम वाले भी आएंगे, 20 से कम वाले भी आएंगे और 30 से कम प्रॉपर तो वो आएगा ही। लेकिन अगर मैं कहूं कि 20 से ज्यादा और 30 से कम तब केवल 24 आएगा। 20 से अधिक और 30 से कम छात्रों की संख्या 24 है, ये ध्यान रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट, ये वापस कौन सा ग्राफ आ गया? बार ग्राफ, दंडारेख। देखो टुकड़ों में चलता है, ये लगातार नहीं चल रहा, ये अलग अलग दंडारेख बने हुए हैं। ये 4 अलग अलग देश हैं, ABCD। चारों देशों के बारे में क्या बता रखा है? जनसंख्या बता रखी है, इनकी जन्म दर बता रखा है, प्रति हजारों में इनकी जन्म दर है।
यदि बी की जन्म दर जो है वो डी की जन्म दर से दुगनी है, बी की जन्म दर डी की जन्म दर से दुगनी है, x प्लस वाई का योग 38 है, x प्लस वाई का योग दे रखा है 38 है, तो देश ए की जन्म दर बतानी कितना होगी। दुगनी किसकी बोली है, बी की जन्म दर डी से डबल है सर, ये वाला जो है ये दुगना है। तो अगर ये 40, इस देश बी की जन्म दर 40,000 है तो इसकी जन्म दर सर 20 होगी क्या, 20,000। वाई का मान 20 आ जाएगा सर, वाई बराबर कितना आ जाएगा 20, क्योंकि इसका दुगना है वो 40, तो सर वाई का मान 20 आ गया। तो बताओ एक्स का मान 18 आ जाएगा क्या, हाँ सर एक्स का मान 18 आ जाएगा। तो देश सी की जन्म दर 18,000 होगी, 18,000 होगी। अब बचा देश ए, इससे डबल 18 का दुगुना 36,000, तो 36 मेरा आंसर आ जाएगा। ये जन्म दर प्रति 1000 में है तो 36 ही लिखेंगे, 1000 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने 1000 तो यहाँ लगा ही रखा है, तो 36,000, 36 आ जाएगा मेरा जन्म दर। कौन से देश का, ए का। बी का तो दे ही रखा है 40,000, सी का निकाला अभी आपने बताया कितना, 36 का आधा कितना था 18, और ये कितना था 20। चारों देशों की जन्म दर आ गई। यहां देखिए, यहां देखें आप लोग, विद्यार्थियों का एक समूह गर्मियों की छुट्टियों में गया, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की, जो इस प्रकार आपको एक पाई चार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, डायग्राम में दर्शा रखा है। इसको क्यों क्या बोलेंगे, इसका नाम पूछ रहा है। रीट लेवल 2 2012 के पेपर का सवाल है, तो इस तरह से थ्योरी में भी क्वेश्चन बना लेता है। इसको क्या बोलते हैं, क्या ये आयत चित्र है, हिस्टोग्राम आयत चित्र ये होता है जो लगातार चलता है, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम आयत चित्र। ये है आपका आयत चित्र। दूसरा है बार ग्राफ, दंड चित्र, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। इस तरह से टुकड़ों में किस्तों में चलता है, टूट टूट के चलेगा, ये आपका बार ग्राफ। पाई चार्ट, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। वर्त आरेख है सर, ये एक सर्कल के रूप में आरेख बना होगा, उसे क्या बोलेंगे आप लोग, वर्त आरेख, वर्त आलेख या वर्त आरेख, पाई चार्ट बोलते हैं इसका, इंग्लिश का शब्द है ये पाई चार्ट। तो इस वाले चार्ट को, ग्राफ को क्या बोलते हैं, यही पूछ रहा है, ये पाई चार्ट कहलाता है सर। इसे क्या बोला जाता है, पाई चार्ट बोला जाता है। तो इसमें और कुछ नहीं पूछा है, इसका बस नाम पूछा था कि इस ग्राफ का नाम क्या है। इस ग्राफ का नाम है सर पाई चार्ट। ये क्या ग्राफ है, हिस्टोग्राम आयत चित्र, आयत चित्र। और ये वाला ग्राफ क्या कहलाता है, बार ग्राफ, बार ग्राफ, दंड आलेख, दंड चित्र या दंड आलेख। नेक्स्ट देखिए, इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। ये लाइन चल रही है ऐसे, देखो इसने क्या बोला, रीड द डायग्राम गिवन बिलो द आंसर, दिए गए रेखा चित्र को पढ़िए, ये लाइन ग्राफ है और क्वेश्चन का आंसर देना है। गत 5 वर्षों में गेहूं के उत्पादन को दर्शाया गया है। पिछले 5 वर्षों में गेहूं के उत्पादन को दर्शाया गया है, उसी के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। गेहूं का उत्पादन 1000 क्विंटल में है, प्रति 1000 क्विंटल में है। 13, 14, 15, 16 और 17, इन 5 वर्षों में गेहूं के उत्पादन को दर्शाया गया है। इसी पर क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है सर, वर्ष 2015 और 2016 में गेहूं का उत्पादन का रेशियो बताना है। 2015 और 2016 इन 2 वर्ष की बात करनी है केवल, इनमें गेहूं के उत्पादन का रेशियो बताना है, गेहूं के उत्पादन का रेशियो बताना है। गेहूं का उत्पादन बताइए, 2015 में कितना टन, कितना क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ। 2015 में सर 13, 6 लिखा है तो 6000, कितना है 6000 क्विंटल। 2015 में 6000 क्विंटल, रेशियो बनाना है तो 6000 लिखो, चाहे मत लिखो, 6 लिख लो आप लोग। और 2016 में कितना है 8000 क्विंटल, 8000 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ, तो 6:8 ये रेशियो होगा। कट रहा है क्या, ये भी 2 से कट रहा है सर, 3 बार और 4 बार, 3:4, 3:4। तो 15 और 16 में जो गेहूं का उत्पादन हुआ है उसका रेशियो होगा सर 3:4। ऑप्शन डी मेरा सही है, 3:4, 3:4।
तो बहुत आसान टॉपिक है ये, और आप देख रहे हैं कि हर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। ये देखो कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर 2018 के पेपर का सवाल है। अगला देखिए आप लोग, एलडीसी 2018 के एग्जाम का सवाल है। ये वापस डायग्राम का नाम बताओ, इसको क्या बोलते हैं। इसका नाम बताना शुरू करोगे तो अपने आप थ्योरी में तो यही पूछ सकता है इस आलेख को क्या बोलेंगे। ये बार ग्राफ है सर, दंड आलेख है, टुकड़ों में चल रहा है ना ये आलेख। अरे लगातार चल रहा होता तो इसको बोलते हैं क्या, हिस्टोग्राफ, आयत चित्र। बस इतना ध्यान रख लो, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं होता है। ये दंड आलेख आपको दे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है ये देखिए। ये अलग अलग स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और लॉ में छात्रों की संख्या को बता रखा है। एक कॉलेज, एक महाविद्यालय है ये। एक महाविद्यालय के अंदर विभिन्न संकाय में उपस्थित नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। एक कॉलेज के अंदर इन अलग अलग स्ट्रीम में स्टूडेंट की संख्या को दर्शाया गया है। तो आपसे पूछा है कि इस महाविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की टोटल संख्या, कितना टोटल इनरोल हुए हैं, कुल छात्रों की संख्या बतानी है। तो देखिए सर, साइंस के अंदर हम बात करें, साइंस, तो साइंस में जो छात्र इनरोल हुए हैं उनकी संख्या 200 है सर, 200 है। इस तरह से कॉमर्स के अंदर देखें तो वाणिज्य यानी कॉमर्स, कॉमर्स की संख्या 300 है सर, 300 है। ये लाइन आपको दिख रही है, ये बता रही है कहां पर आ रहा है ये चीज। और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा स्ट्रीम है, आर्ट्स में। आर्ट्स में छात्रों की संख्या कितनी है, सबसे अधिक है सर 500। इस कॉलेज में आर्ट्स वाले छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है 500। उसके बाद लॉ में, लॉ में सर 100 और 200 के बीच में लाइन आके मिल रही है, इसका मतलब 150 दिख रहा है आपको, 150 है ये, 200 मत कर देना ना। देखो इसने मिलाया भी है इस लाइन को, देखो ये ऊपर वाली लाइन कहाँ आकर मिल रही है, यहाँ पर। और लास्ट है शिक्षा के अंदर 100 है सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कितने हैं, 100 है। तो इस महाविद्यालय में टोटल छात्रों की संख्या 200, 300, 500, 1000, 1100, 1200 और 1250 टोटल करना था, कुछ नहीं था, योग पूछा था इनका 1250। इस महाविद्यालय में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुल छात्रों की संख्या जो इनरोल हुए हैं वो 1250 है। ये ग्राफ प्रॉपर आपके पेपर में आपको अच्छे से नजर आएगा। अगर आपको यहाँ कुछ डेटा कम दिख रहा हो, क्योंकि ग्राफ बनाना हर किसी के बस का नहीं होता, तो आपको पेपर में प्रॉपर नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला सवाल, ये ग्राफ देख पा रहे, ये कौन सा ग्राफ है, नाम बताओ इसका, दंडालेख। वैसे तो नाम यहाँ तो दे रखा है, लेकिन पूछ सकता है इस तरह से, लगातार चल रहे तो हिस्टोग्राफ, और अगर ये टुकड़ों में चल रहा है तो इसका मतलब बार ग्राफ, दंडालेख। अब यहाँ देखिए आप लोग, इस दंडालेख का अध्ययन करें और इस क्वेश्चन का आंसर दें। किस संस्थान के लिए उपस्थित उम्मीदवार तथा उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या में अंतर अधिकतम है। यहां पर इस ग्राफ में क्या दे रखा है, अलग अलग संस्थान है सर, ये A, B, C, D और E, ये 5 अलग अलग संस्थान है जिनके अंदर 2 जानकारियां हैं, उपस्थित छात्रों की संख्या और उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या। उपस्थित कितने हैं और उत्तीर्ण कितने हैं, ये 2 जानकारियां हैं हमारे पास। तो देखिए ये उम्मीदवारों की संख्या जो है वो 100 में है, कितने में है, 100 में। अब संस्थान A में देखो आप लोग, संस्थान A में 1300 छात्र सर उपस्थित हुए, उन 1300 में से 1200 पास हो गए, तो डिफरेंस सर केवल 100 का आया है। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन सर, ये कह रहा है कि उपस्थित उम्मीदवार और उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या में अंतर अधिकतम बताना है। इसका मतलब फेल होने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा से ज्यादा किस वाले में, यही बतानी है, अंतर अधिकतम। तो इसमें तो 100 का डिफरेंस आ रहा है सर। उसके बाद कौन सा कॉलेज, सी चेक कर लो, सी में क्या है, सी में 10 गुणा 100 यानी 1000 टोटल है, उनमें से 400 पास हुए हैं, तो डिफरेंस 6 का है सर, 600 का। डी का चेक कर लो, डी में कितना उपस्थित हुआ है, 800, और इन 800 में से पास हुआ है 200, तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 8 और 2 में 6 का डिफरेंस है, 10 और 4 में 6 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है।
ई वाला जो कॉलेज है यहाँ पर देखिए, ई संस्थान के अंदर उपस्थित छात्रों की संख्या 10 और 12 के बीच में, यानी 11 है, 11 है। और इन 11 में से जो पास हुए हैं उनकी संख्या 3 है, तो 11 और 3 का डिफरेंस कितने का आएगा? 8 का। यहां अंतर सबसे अधिक है सर, तो कौन सा संस्थान है ये? ई। संस्थान ई में जो अंतर आ रहा है वो अधिकतम है। दिख रहा है क्या आपको ये ग्राफ? थोड़ा बड़ा करूं मैं? अब देख लो, इसको बड़ा करके देख लीजिए। संस्थान ई के अंदर आपको दिख रहा है ऐसा, देख लो आप लोग। अब आपको शायद प्रॉपर ग्राफ नजर आ रहा होगा, लेकिन आप यहां पर ये जो डेटा है ये नीचे की तरफ मूव हो गए। हाँ, यहाँ देखें आप लोग, 8 और 2 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6 का। 10 और 4 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6 का। यहाँ पर देखो आप, ये कितना था? 11। और ये कितना था? 3। 11 और 3 में पास और फेल का डिफरेंस कितने का आ रहा है? ये टोटल 11 छात्र उपस्थित हुए, यही मान लो आप 11 छात्र, 1100 है वैसे तो, ये 1100 उपस्थित हुए, उसमें से 300 पास हो गए, तो अंतर कितने का आया? 800 का। 800 छात्रों का। या 800 उपस्थित हुए, उसमें से 200 पास हो गए, 600 का डिफरेंस है पास और टोटल के बीच। यहां भी 600 का डिफरेंस है, क्योंकि ये प्रति 100 में संख्या थी ये। आ गया होगा समझ आपको? बाकी आपको ग्राफ प्रॉपर नजर आएगा आपके पेपर में, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको ग्राफ नजर नहीं आए, सब कुछ आसानी से नजर आएगा आपको। ये कर लिया था 1250, इसका आंसर आ गया था, ये तो पिछला क्वेश्चन है। अभी जो करके आए हैं हम लोग, ये था क्वेश्चन, इसको वापस छूटा कर देते हैं। सही है। यहाँ आंसर क्या दिया है हमने? ई दिया है सर, संस्थान ई दिया है सर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आप लोग, इस डायग्राम का अध्ययन करें। ये भी लाइन ग्राफ है एक, और इस लाइन ग्राफ में क्या बता रखा है? ये अलग अलग वर्ष हैं, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, और इन अलग अलग वर्षों में ये निर्यात दे रखा है करोड़ों में। करोड़ों में निर्यात को दर्शा रखा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? दिए गए वर्षों में न्यूनतम निर्यात से अधिकतम निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इन वर्षों में न्यूनतम निर्यात से अधिकतम निर्यात में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? परसेंटेज की थोड़ा सा बेसिक जानकारी होनी चाहिए। देखना, आपको दिख रहा है पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आपको? देखो ये ग्राफ, न्यूनतम निर्यात कहां पर है? ये रहा सर, न्यूनतम निर्यात है 200, कम से कम जो निर्यात हुआ है वो 200 का है। और अधिकतम निर्यात जो हुआ है सर वो 800 का है। दिए गए वर्षों में न्यूनतम निर्यात से अधिकतम निर्यात में प्रतिशत की वृद्धि, कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 200 से 800 हो गया। प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं सर? कितने निर्यात की वृद्धि हुई है? 600 की। वृद्धि कितना हुई ऊपर वो लिखो, 600, 600। किस पर वृद्धि हुई? 200 से 600 हो गया निर्यात में वृद्धि, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो। 200 से कटेगा 3 बार, 300% वृद्धि हुई है सर। न्यूनतम निर्यात से अधिकतम निर्यात में जो वृद्धि का परसेंट है वो 300% है सर। 300% है सर, 300% है। मैं वापस छोटा कर रहा हूं इसको।
सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये पहले इधर का क्वेश्चन पढ़ लो आप। विद्यालय टी में लड़कों की संख्या बतानी है। विद्यालय टी में क्या बताना है? लड़कों की संख्या बतानी है सर। अभी विद्यालय तो सर नजर ही नहीं आ रहा। ये जो ग्राफ है इधर का, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, ध्यान देना आप लोग, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। थोड़ा सा बड़ा और किया जा सकता है क्या? विद्यालय टी में लड़कों की संख्या बतानी है। अब इसे देखिएगा आप लोग, यहाँ जानकारियां क्या हैं आपके पास, पहले ये देखो। ये दो ग्राफ आ गए सर इस क्वेश्चन में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर निकाल लेंगे आराम से। क्या ग्राफ है, क्या जानकारियां इन दोनों में, ये देखिए। ये पी क्यू आर एस टी यू और वी, ये विद्यालय है, और इनके अंदर ये क्या है? लड़कियों का परसेंटेज है, लड़कियों का प्रतिशत है। और ये पी क्यू आर एस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है 2500, 3000, 2000, 2250, 1250 और 1000। ये टोटल छात्रों की संख्या है। इसको तो बोले बार ग्राफ। और ये क्या है? लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या दे रखा है? लड़कियों का परसेंटेज, गर्ल्स का परसेंटेज दर्शा रखा है। ये लड़कियों का परसेंटेज है और ये टोटल छात्रों की संख्या। आपसे कौन से विद्यालय की बात हो रही सर? टी। हमसे जो सवाल पूछा गया वो टी विद्यालय के बारे में पूछा गया। तो टी विद्यालय में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो कितने हैं? 1250। इन 1250 में बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग कर लेते हैं। गर्ल्स की संख्या कितनी है ये देख लो आप लोग। टी में 40% गर्ल्स हैं सर, 40% लड़कियां हैं। तो 1250 का 40% निकाल लो आप लोग, ये जीरो कट गए। 100 गुणा 4 400, 25 गुणा 4 100, यानी 500। 1250 में से 500 लड़कियां हैं सर, 500 लड़कियां हैं। तो बॉयज की संख्या जो कितनी आएगी? 1250 में से 500 कम कर लो सर, 750। बॉयज की जो संख्या होगी सर 750 होगी, 750, यानी ऑप्शन सी मेरा सही है। यही पूछा था क्या? अब उसे एक बार वापस देख लेते हैं, पूछा तो यही था क्या? यही पूछा था शायद, आप एक बार चेक कर लो। यही पूछा गया था आपसे, देखो। यही पूछा था ना? हाँ सर बिल्कुल यही पूछा है। विद्यालय टी में लड़कों की संख्या 750। विद्यालय टी में लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 750, 750। विद्यालय टी में टोटल 1250, लड़कियों की संख्या 500 और लड़कों की संख्या 750। तो आसान था क्वेश्चन, कुछ नहीं है। रीट लेवल 2 2015 के पेपर का सवाल है कि दो ग्राफ थे, एक में बता रखा है टोटल छात्रों की संख्या और दूसरे में बता रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स का परसेंटेज, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग कई सारे क्वेश्चन पाई चार्ट को लेकर करने वाले हैं। इस पाई चार्ट के ऊपर किस तरह से क्या पूछेगा इसको लेकर देखेंगे आप। इस पाई चार्ट को पढ़िए, क्या दे रखा है। इस निम्नलिखित पाई चार्ट में एक महाविद्यालय में कार्यरत 5 विभिन्न संकाय में शिक्षकों का परसेंटेज दर्शा रखा है। शिक्षक दर्शा रखा है, टीचरों को दर्शाया गया है। एक महाविद्यालय में 5 विभिन्न स्ट्रीम के अंदर जो अध्यापक काम कर रहे हैं उनको बताया हुआ है। यदि इस महाविद्यालय में टोटल 108 टीचर हैं, कुल अध्यापकों की संख्या, टोटल टीचर जो है वो 108 है सर, 108 अध्यापक हैं जो 5 अलग अलग स्ट्रीम में काम कर रहे हैं। कला, विधि और शिक्षा के कुल टीचर बाकी के दोनों से कितना अधिक है? पाई चार्ट में किसी भी डेटा को दर्शाने के दो तरीके होते हैं। पाई चार्ट में डेटा को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है डिग्री और एक होता है परसेंटेज। तो इस पाई चार्ट में जो डेटा है आपके पास वो किस में है? डिग्री में है। अगर डिग्री में अगर आता है सर तो ये टोटल डिग्री होता है इनका 360। जोड़ के देखोगे आप, एक पूरे सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है इसके ऊपर, इन सब के सब पार्ट का जो यहाँ एंगल बनाया जाता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है।
इस 360 डिग्री के 5 भाग कर रखे हैं इसने, टोटल इन सबका सम कितना आएगा 360 डिग्री आएगा अगर डिग्री में है तो। और परसेंटेज में तो मैक्सिमम कितना होता है 100% होता है सर। तो अभी आपके पास ये डेटा डिग्री में है, इसका मतलब इन सबका सम कितना होगा 360। ये नहीं पूछ रहा है कोई आपसे, इसका मतलब जो 108 टीचर हैं वो कितने डिग्री को दर्शा रहे हैं 360 डिग्री को। 360 डिग्री किसके बराबर है 108। इन 108 अध्यापकों को 360 डिग्री के एंगल के साथ दर्शाया हुआ है। तो इन सभी अध्यापकों के द्वारा बनाया गया टोटल जो कोण होगा वो 360 ही होगा ना, क्योंकि इनको पाई चार्ट में दर्शा रखा है आपने। तो आप कह सकते हैं कि 360 डिग्री किसके बराबर है 108 अध्यापकों के। अब आप लोग चाहें तो हर एक अध्यापक की संख्या बता सकते हैं, बाकी आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पे जाना है तो देखो क्या कह रहा है, कला, विधि और एजुकेशन, आर्ट्स, लॉ और एजुकेशन में कुल अध्यापक बाकी की दोनों से कितना अधिक है, डिफरेंस बताना है। तो देखिए सर, आर्ट्स, लॉ और एजुकेशन इन तीन में टोटल कितना हो रहा है, इन तीनों के द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का है टोटल। ये रहा आर्ट्स 100 डिग्री, लॉ 50 डिग्री, विधि और एजुकेशन 40 डिग्री। 100, 50, 40 और 40 कितना हो गया 100 और 50 150 और 40 190 डिग्री। इनका सम आ रहा है सर 190 190 डिग्री। बाकी की दो स्ट्रीम कौन कौन सी बच गई, साइंस और कॉमर्स, इन दो का आएगा सर 180 डिग्री। कर लो चाहिए जोड़ा आप लोग, 80 और 90 170, 180 नहीं 170 सॉरी 170, दोनों को जोड़ोगे तो सम आएगा सर 360 डिग्री। जोड़ के देख लो चाहे आप लोग 360 डिग्री। 190 और 170 कितना होता है 360 डिग्री। आपको इसका अंतर बताना है, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है 20 डिग्री का। यहां जो डिफरेंस आ रहा है सर वो 20 डिग्री का आ रहा है। तो इन 20 डिग्री के द्वारा कितने अध्यापकों की संख्या को दर्शाया जाएगा ये बताना है। 360 डिग्री जब 108 अध्यापक के बराबर है तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा 108 बटे 360। और हमारे पास कितना डिग्री है डिफरेंस अगर देखें तो, अंतर अगर देखें तो 108 बटे 360 और सर गुणा कर दो 20 से। 20 डिग्री के द्वारा जो डिफरेंस बना है वो 20 डिग्री में अध्यापक बताने कितने हैं। तो 0 कट जाएगा, 36 से कटेगा सर 3 बार और 3 गुणा 2 6। तो यहाँ 6 अध्यापक ज्यादा है, डिफरेंस कितना आया 6 का आया। तो कला, विधि और एजुकेशन में कुल अध्यापकों की संख्या शेष दोनों से कितना अधिक है 6 अधिक है सर। यही मेरा डिफरेंस होगा, 6 ज्यादा है, 6 का अंतर आएगा सर, 6 का डिफरेंस होगा। सही है, क्या ये बात समझ में आई है आपको। अलग अलग अध्यापकों की संख्या भी निकाल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको ये देखना हो कि कॉमर्स में कितने अध्यापक हैं तो आप लिखेंगे कुल अध्यापकों की संख्या सर 108 है और इन 108 अध्यापकों के द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री। अगर कॉमर्स के अध्यापक देखने हो, सी का मतलब कॉमर्स, 90 से गुणा कर देंगे सर, ये 0 कट जाएगा, 36 से कट रहा है 3 बार, 36 3 108, 3 गुणा 9 27 अध्यापक है कॉमर्स में। तो कॉमर्स के अंदर अध्यापकों की संख्या 27 है। इस तरह से आप हर एक स्ट्रीम के अंदर अध्यापक बता सकते हैं। आर्ट्स में देखना चाहो तो आप लिखोगे 108 टोटल है, 108 अध्यापकों के द्वारा कोण बनाया गया है 360 डिग्री। और अगर आर्ट्स के देखने हो तो 100 से गुणा कर दो सर, एक 0 कट गया, 36 से कटेगा 3 बार, 3 गुणा 10 30 अध्यापक इसमें है सर। यहाँ अध्यापकों की संख्या 30 है। साइंस में देखना हो तो आप लिखेंगे 108 अध्यापक किसके बराबर है 360 डिग्री के, तो बटे में 360 और गुणा करेंगे आप 80 से, 0 कट जाएगा, 36 से 3 108, 3 गुणा 8 24 अध्यापक यहाँ पर है सर। लॉ में देखें तो 108 टोटल है, 108 किसके बराबर है 360 बटे में 360 गुणा करेंगे 50 से, ये 0 कट जाएगा, 36 3 108, 3 गुणा 5 15 अध्यापक हैं लॉ में। एजुकेशन के अध्यापकों की संख्या देखें तो, एजुकेशन में देखें तो आप लिखेंगे 108 टोटल है सर। 108 किसके बराबर है 360 डिग्री को बता रहा है और 40 से गुणा कर दो,
ये 0 कट जाएगा, 36 3 108, 3 गुणा 4 12 अध्यापक यहाँ पर है सर। ये हर स्ट्रीम के अध्यापकों की संख्या आ गई, हर एक स्ट्रीम। अब भी आप लोग तीनों को जोड़ लो, बाकी के दोनों को जोड़ लो, डिफरेंस देखोगे तो 6 ही आएगा, डिफरेंस देखोगे तो 6 ही आएगा। सर समझ ही नहीं आया, क्या कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आर्ट्स यानी कला में अध्यापकों की संख्या कैसे निकाला आप लोगों ने? आपने बताया कि टोटल 108 टीचर हैं, कुल शिक्षक की संख्या 108 है, तो जो दे रखा है इसको ऊपर लिखो 108। इन अध्यापकों को पाई चार्ट यानी वर्त आरेख में दर्शाया है डिग्री में। तो टोटल डिग्री जो होता है पूरे सर्कल में अधिकतम कितना डिग्री बनता है? 360। तो सर ये 360 डिग्री के बराबर है, तो इसके बटे में आएगा 360। अब आर्ट्स के अध्यापकों के द्वारा बनाया गया जो एंगल है यहाँ पर वो 90 डिग्री है, तो 90 से गुणा किया है बस। इस तरह से जिसका भी देखोगे उसी से गुणा कर दो। गुणा उससे कराना जिसके भी अध्यापकों की संख्या देखनी हो। आर्ट्स के लिए 90 से, और सॉरी कॉमर्स आर्ट्स लगाने, आर्ट्स का तो 100 डिग्री है, आर्ट्स का तो कितना है 100 डिग्री, 90 तो कॉमर्स का था। कॉमर्स के लिए 90 से गुणा कर दो, एजुकेशन के लिए 40 से गुणा कर दो, और लॉ में 50, और साइंस के लिए 80 से गुणा कर दो। जैसा ही गुणा कराओगे उसका ही आंसर आ जाएगा। ये 0 मैंने काटा है, 36 से कट रहे थे 3 बार, 3 गुणा 10, 30 अध्यापक है सर जो कौन से स्ट्रीम में काम करते हैं? आर्ट्स में। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, बताओ आर्ट्स के अध्यापकों की संख्या कितनी है? 30 है। आर्ट्स में अध्यापक की संख्या कितनी है? 30 है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो पाई चार्ट है, ये भी पाई चार्ट है, सीईटी 10+2 2023 के पेपर का सवाल है। द टोटल CO2, विभिन्न क्षेत्रों में कुल CO2 का उत्सर्जन जो बता रखा है। अब ये CO2 देखते ही आधे बच्चे तो कहेंगे तो साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये मैथ्स में पाई चार्ट पे बनाया हुआ क्वेश्चन है। टोटल CO2 का उत्सर्जन होता है 5 MMT, ये इसकी यूनिट है। CO2 के उत्सर्जन को 5 MMT बता रखा है। इस विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों से CO2 का उत्सर्जन जो हो रहा है वो आपको दर्शा रखा है। अब आपसे क्या पूछा गया है, बताएं कि घरेलू क्षेत्रों से कुल कितना CO2 का उत्सर्जन हो रहा है। डोमेस्टिक भाग घरेलू क्षेत्रों से कितना CO2 का उत्सर्जन हो रहा है। तो अलग अलग क्षेत्रों से CO2 का उत्सर्जन परसेंटेज में दर्शा रखा है। तो पाई चार्ट के अंदर मैंने 2 ही चीजें आपको बताई हैं, या तो डेटा आएगा परसेंटेज में या फिर डेटा आएगा डिग्री में। अगर डिग्री में आया तो मैक्सिमम बनेगा 360 डिग्री, और अगर परसेंटेज में आया तो उसके द्वारा मैक्सिमम परसेंट होगा 100%, 100%, 100%। तो ये परसेंटेज में है सर, तो इसके द्वारा बनाया गया टोटल परसेंटेज कितना होगा? 100 होगा, 100% के बराबर होगा ये। तो 100% बराबर है सर टोटल CO2 का उत्सर्जन 5 MMT। इस बार लिखूंगा 100% किसके बराबर होगा? 5 MMT के बराबर होगा सर। पिछला सवाल डिग्री में था, अगर ये क्वेश्चन भी डिग्री में होता तो मैं लिखता 360 डिग्री बराबर है 5 MMT। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है, अब हम लिखेंगे यहां पर घरेलू क्षेत्रों से CO2 का उत्सर्जन। अब जिसका पूछेगा उसका गुणा कर देंगे। गुणा हमेशा उससे कराना है जिस क्षेत्र की बात हो रही हो, जो भी आपसे पूछे उससे गुणा। घरेलू क्षेत्रों से CO2 का उत्सर्जन कितना हो रहा है वो आपको बताना है। टोटल CO2 का उत्सर्जन हो रहा है सर 5 MMT, और इसको दर्शाया गया है परसेंटेज में, तो इसके द्वारा टोटल 100% बताया जाएगा। और गुणा उससे कराओ जितना परसेंटेज घरेलू क्षेत्रों से CO2 का उत्सर्जन हो रहा है 15%। 15 से इंटू कर दो, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं था सर। 15 गुणा 5 75 में 100 का भाग देंगे तो 0.75 पॉइंट लगा देंगे सर MMT। घरेलू क्षेत्रों से 0.75 MMT CO2 का उत्सर्जन हो रहा है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, और उससे आगे हम लोग नेक्स्ट अगली क्लास में सीखेंगे। ये आपको करना है, करके बताइए आप लोग फटाफट। आप में से कौन आंसर देगा अभी? जो लोग बाटी खाना पसंद करते हैं उनका परसेंटेज कितना है? जो लोग दाल बाटी चूरमा, चूरमा नहीं बाटी खाना, केवल बाटी खाना पसंद करते हैं। ये बहुत बार आ गया, राजस्थान के कई सारे एग्जाम में कई बार कॉपी हो गया सेम नंबरों के साथ सवाल। ये
एक शहर है यहाँ पर जिसमें 1080 लोगों से खाने की पसंद को पूछा गया था। 1080 लोगों का डेटा है जो इस पाई चार्ट में डिग्री में दर्शा रखा है। सर अगर डिग्री में दर्शा रखा है तो आपके दिमाग में एक बात तो आ गई होगी कि सर मैक्सिमम कितना डिग्री, 360 डिग्री, और ये किसके बराबर, 1080 लोगों के बराबर। इतना तो कम से कम दिमाग में आ जाए आपके, बाकी तो कुछ नहीं है। डिग्री में है तो 360, परसेंटेज में है तो 100%, बस ये दो बातें बताई हैं। पाई चार्ट में डेटा को दर्शाने के दो तरीके हैं, या तो डिग्री या परसेंटेज। तो सर आपको क्या पता ये डिग्री, इधर देखो 90 डिग्री है कि परसेंट है, ये डिग्री है तो इसका मतलब टोटल 360 डिग्री होगा। 90, 120, 60, 45, 45 जोड़ के देख लो, नहीं तो हम जोड़ के देख सकते हो आप। बाटी पसंद करने वालों का प्रतिशत पूछा है सर। बाटी पसंद करने वालों की संख्या भी पूछ सकता है आपसे और उनका परसेंटेज भी पूछ सकता है। तो आप मुझे ये बताओ, बाटी पसंद करने वालों का परसेंटेज तो तुम्हें मैं सिखाऊंगा, बाटी पसंद करने वालों की संख्या आपको बतानी है। पहले आप बताइए बाटी पसंद करने वालों की संख्या कितनी है। सर टोटल संख्या है 1080, 1080 360 डिग्री के बराबर है, और बाटी पसंद करने वालों का परसेंटेज कितना है, 45 डिग्री, सॉरी परसेंटेज नहीं है डिग्री है, ये 45 से गुणा कर दो सर, ये बाटी का आंसर आ जाएगा। और जितना लोग बाटी को पसंद करते हैं उतना इडली को भी पसंद करते हैं, तो उनकी दोनों की संख्या सेम है। तो जीरो कट दिया सर, 36 से कट गया 3 बार, 45 गुणा 3 135। बाटी पसंद करने वालों की अगर संख्या पूछी होती तो मेरा आंसर आता 135, 135। लेकिन बाटी पसंद करने वालों का परसेंटेज पूछा है तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, ये करने की जरूरत ही नहीं है आपको। फिर हम दूसरा तरीका समझेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं, बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि जो पाई चार्ट होता है, ये जो पाई चार्ट होता है इसके अंदर डेटा को दर्शाने के दो तरीके होते हैं। या तो इसमें डेटा आता है सर डिग्री में, इसके भाग कितने भी कर सकते हैं, जितना मन करे उतने भाग कर सकते हैं। या तो इसमें डेटा आएगा डिग्री में, तो 360 डिग्री बनेगा मैक्सिमम, इन सब का सम कितना डिग्री होगा 360। या इसमें डेटा होगा परसेंटेज में, तो इनका सम बनेगा 100%। तो आप यूं कहें कि 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 100% के। आप ऐसे भी कह सकते हैं डायरेक्ट, 360 डिग्री किसके बराबर होगा, 100% के, 100% के बराबर होगा। तो आपको ये एक चीज और समझनी है कि डिग्री से परसेंटेज कैसे बनाते हैं और परसेंटेज से डिग्री कैसे बनाते हैं, बस ये एक बात और समझ लेना। कभी भी डिग्री से प्रतिशत बनाना हो, डिग्री से परसेंटेज बनाना हो, डिग्री से क्या बनाना है, डिग्री का मतलब क्या है, ये डिग्री एंगल कितने डिग्री का है, कोण बोलते हैं इसको। डिग्री से प्रतिशत बनाना है तो आप क्या लिखोगे, 100/360। उसको गुणा कर दो, जितना डिग्री आपके पास में है उसको 100/360 से गुणा कर दो। 100 से गुणा 360 का भाग दे दो। तो कहाँ है बाटी, बाटी सर 45 डिग्री है, तो इस 45 डिग्री को अगर परसेंटेज बनाना है तो क्या करोगे, 100 से गुणा 360 का भाग, और ये 45 तो है ही। या फिर आप यूं कह दो, सीधा सा छोड़ो इस कहानी को, क्यों याद करते हो, रटो मत, आप लोग समझ के करो, समझ के बताओ आंसर क्या आएगा। लिखो सर बाटी का बताना है, तो देखो ये आ गया आंसर बाटी। मैंने क्या बताया, पाई चार्ट में ये दो तरीके हैं, या तो डिग्री या परसेंटेज, या तो डिग्री या परसेंटेज। अभी हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो मैक्सिमम परसेंटेज ऊपर लिखो आप लोग, 100%। ये किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। अब बाटी वालों का डिग्री कितना है, 45 से गुणा कर दो सर। गुणा उससे करते हैं जिसका आंसर निकालना, गुणा उससे करते हैं जिसका आंसर निकालना। इसे कर लिए सर आप लोग, देखो जीरो काट दिया, 9 4 36, 9 5 45, 2 से कट जाएगा सर 2 बार, ये 5 बार, 25 का आधा कर दो आप लोग, 12.5%। 25 का आधा कितना होगा, 12.5%, 12.5%, 12.5%। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, देखें एक बार आप लोग, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें। ठीक तरीका पर ये है, बढ़िया तरीका ये है,
परसेंटेज में जाने के लिए 100% बटे 360 डिग्री गुणा 45 डिग्री। बाकी आप संख्या तो निकाल ही चुके थे, तो इसके सहायता से भी परसेंटेज देख सकते हैं। बाटी पसंद करने वालों की संख्या 135 है सर, टोटल संख्या 1080 है, और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दिया। ऐसे भी कर लो चाहे, तब भी आंसर वही आएगा। बाटी पसंद करने वालों की संख्या 135 है, टोटल संख्या 1080 है, और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दिया। इसे काट लो आप लोग, ये 0 कट गया, और इसे काट दो आप लोग, 9 से काट दो, 9 1 9, 12 9 108, 12 बार कटेगा। 9 से इसे काटोगे 15 बार कटेगा, 3 से काटोगे 4 बार, 3 से काटोगे 5 बार, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार। 25 का आधा कितना होता है? 12.5%। कटते कटते सब कुछ कट गया, लास्ट आंसर तो यही आएगा, चाहे कैसे भी कर लो आप लोग, 12.5%। तो आज की इस पहली क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक का बेसिक सीखा है, और ऐसा ही है, बेसिक क्या, यही आगे का भाग है। क्वेश्चंस करने और कराएंगे आपको प्रैक्टिस इसकी। बताइएगा जरूर कैसा लगा सेशन आप लोगों को। क्वेश्चंस और करवा दूंगा मैं, प्रैक्टिस और भी कर लेंगे आप लोग, और प्रैक्टिस और भी करा दी जाएगी, क्वेश्चंस और कर लेंगे, धीरे धीरे चीजें और बढ़ती जाएंगी। बैच का मैंने आपको बता ही दिया था, टेलीग्राम अगर अभी तक ज्वाइन नहीं कराए तो जरूर आप ज्वाइन कर ले, और किसी भी पेड कोर्स में जुड़ना चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 4th ग्रेड के लिए बात करूं तो हमारा बैच यहाँ चल रहा है, आरंभ बैच रखा है इसका नाम हम लोगों ने, तो वहां भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब से सीख रहे हैं तो यूट्यूब से सीखते रहिए, ये भी आप ही का परिवार है। तो आप सबका प्यार और सहयोग हमेशा बना रहे, और हम इसी तरह से मैथ्स को इम्प्रूव करते रहेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, टाटा, बाय बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए।